नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था 2021 में, 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था। तो उसमें देखते हैं आयोग ने किस किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है। और आज हम प्रश्न 1 से 40 के बीच प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि शिक्षण अभिरुचि का भाग है। 40 नंबरों की शिक्षण अभिरुचि आती है। तो देखते हैं आयोग ने किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है। प्रश्न नंबर 1 है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय विद्यालयों से, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों से, या डी है आदर्श विद्यालयों से। तो जो इसका सही आंसर है वह है केंद्रीय विद्यालयों से। जो शाला दर्पण परियोजना था वह था केंद्रीय विद्यालयों से। और जो भारत सरकार के द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी, जो शाला दर्पण परियोजना है, यह 2015 में प्रारंभ की गई थी। जो देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं समुदायों के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। कौन? शाला दर्पण परियोजना। प्रश्न नंबर 2 है, आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? ए है 12A का सी, बी है 12A का बी, सी है 12(1) का ए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है 12(1) का सी इसका सही आंसर है। तो जो इसका वो है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो उसमें 12(1) सी के अंतर्गत गैर सहायता या प्राप्त निजी विद्यालयों को 25% स्थान समाज के वंचित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है। प्रश्न नंबर 3 है, डिजिटल जेंडर एटलस बालकों से संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित है? ए अनुसूचित जाति के, बी अनुसूचित जनजाति के, सी मुस्लिम समुदाय के, या डी ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। जो डिजिटल जेंडर एटलस है, ये 9 मार्च 2015 को बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया था। डेट याद रखना आप लोगों, क्योंकि आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है कि डिजिटल जेंडर एटलस कब आया या किस डेट को आया। तो 9 मार्च 2015। प्रश्न नंबर 4 है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी शिक्षा आयोग, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, डी पिछड़ा वर्ग। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 13 अप्रैल 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी LS मुदालियर, सी DS कोठारी, और डी है KG सैयदन। तो जो इसका सही आंसर वह है LS मुदालियर जी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। LS मुदालियर, इनके फुल फॉर्म है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और यह कब किया गया था? 23 सितंबर 1952 को। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 23 सितंबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है,
राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था अध्यापक शिक्षा, बी महिला शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। तो जो राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था वह था उच्च शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा। और जो राधाकृष्णन आयोग को कहा जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका नाम भी पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा जाता है, राधाकृष्णन आयोग, या फिर राधाकृष्णन आयोग किसको कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इन्होंने क्या किया था, उच्च शिक्षा से संबंधित इस आयोग का जो गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किया गया। और इन्होंने 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, यूजीसी ने, एनकेसी ने, एआईसीटीई ने या एनसीटीई ने। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है इसका है एनकेसी ने। ठीक है, एनकेसी ने। तो वर्ष 2005 में सैम पित्रोदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, यह भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर स्थापित एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर है बी। 8 है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ए राममूर्ति समिति, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी शिक्षा आयोग या डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसका आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डी, 8 का डी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगों ने ग्राम में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित किया है और इस आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 9 है, एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, एनसीटी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय एनसीटीई, नेशनल कैरिकुलम, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्या ये एक भारत सरकार की एक संस्था है। तो इसका सही आंसर है शिक्षक शिक्षा, बी, बी इसका सही आंसर है, शिक्षक शिक्षा। और यह 17 अगस्त 1993 में इसकी वो की गई थी स्थापना, और अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है, इसकी स्थापना अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, ए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बी श्रीमती स्मृति ईरानी, सी सैम पित्रोदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ था 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है,
और इस आयोग में टोटल ये थे 8 सदस्य थे इसमें। और इस आयोग ने अपनी सिफारिशें जो दी थी इन्होंने 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से, 2005 में बना था, 2009 में इन्होंने वो दी थी, अपनी सिफारिशें दी थी राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन नाम से, 5 भागों में दी थी इन्होंने। अगली बार प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने भागों में दिया, तो 5 भागों में, 5 भागों में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। इसमें नंबर 1 है ज्ञान की सुलभता, दूसरा है ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा है ज्ञान के सृजन, चौथा है ज्ञान का अनुप्रयोग एवं पांचवा है ज्ञान की सेवाओं में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये है, इसका आंसर है ए। वैल्यू से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य महत्व एवं उपयोगिता से लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा था? ए जॉन डीवी, बी पेस्टालोजी ने, सी टीपी नन ने, या डी रूसो ने। तो इसका सही आंसर है पेस्टालोजी। यह कहा था पेस्टालोजी ने कि अनुशासन प्रेम पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? ए 7, बी 8, सी 9 और डी है 10। तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों को उच्च गति में इंटरनेट सेवा माध्यम से जोड़ना, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वह है 9 क्षेत्र इसके सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 14 है CIET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहला वाला ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और प्रश्न नंबर 15 है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? ए 1997, बी 1996, सी 1994, डी 1995। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई 1995 में हुई थी। और भारत सरकार के अंतर्गत धारा 25 कंपनी के रूप में की गई थी, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और जो इसकी स्थापना का उद्देश्य था प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत का आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना। जो ये 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक का स्थापना इसलिए की गई थी। अच्छा, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। ए 1966 में, बी 1964 में, सी 1957 में, या डी 1958 में। तो इसका जो सही आंसर है वह डी 1958 में शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य थे शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, उनके परिश्रम की सराहना करना तथा
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत और समर्पित शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता दिलाने हेतु सम्मानित करना था। और जो यह पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। यह प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों को कब दिया जाता है, तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? ए पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बी परियोजना कार्य, सी खेल या डी ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि व्यक्तित्व के लिए सभी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, बी भावात्मक क्षेत्र, सी क्रियात्मक क्षेत्र या डी ये सभी। तो भावात्मक क्षेत्र, ठीक है। कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता है, जबकि उससे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र में होता है, क्रियात्मक क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन भावात्मक क्षेत्रों में नहीं होता। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं। ए है किलपैट्रिक, बी फ्रोवेल, सी आर्मस्ट्रॉन्ग या डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है F.A. फ्रोवेल। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक जो है F.A. फ्रोवेल ने लिखी थी, ठीक है। और यह पुस्तक 1826 में प्रकाशित हुई थी, किंतु 1897 में W.N. हेलमैन ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। यह पुस्तक मानव विकास विषय से संबंधित है। किसकी है ये? फ्रोवेल की। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। ए फ्रोवेल, बी पेस्टोलॉजी, सी किंडरगार्टन या डी जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर है F.A. फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? F.A. फ्रोवेल। और फ्रोवेल जो थे ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। और जो इनकी किंडरगार्टन जो पद्धति है, इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, क्योंकि फ्रोवेल का मानना था कि विद्यालय बालकों का बगीचा है जिसमें बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सके, इसलिए इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। और जो यह पद्धति के इसके कई लाभ हैं, जैसे खेल के द्वारा शिक्षा, इसमें बालकों की स्वतंत्रता, प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन, क्षमताओं के अनुरूप अधिगम एवं सामाजिक भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। अधिगम विकसित होता है, बी शिक्षण विकसित होता है, सी परीक्षा विकसित होती है या डी मूल्यांकन विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिक्षण। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है शिक्षण। क्योंकि शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहारों एवं स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम की उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी अंतःक्रिया के द्वारा लगातार उपयोग करता रहता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ए शिक्षण विधियों का विकास करना, बी शिक्षण कौशलों का विकास करना, सी शिक्षण विषयों का विकास करना या डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो इसका सही आंसर है बी शिक्षण कौशलों का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। ए ब्लूम का, बी के पासी, सी हर्बर्ट स्पेंसर या डी B.F. स्किनर। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन था ये था स्किनर का।
अभिक्रमित अनुदेशन है वीएफ स्किनर का। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है और अधिगमकर्ता उन्हें पढ़कर सही या गलत अनुक्रिया की पुष्टि करता है। अधिगमकर्ता की सही अनुक्रिया पर उचित पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। किसमें? अभिक्रमित अनुदेशन में, स्किनर जी के उसमें। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, 1956 में, 1958 में और या फिर 1960 में। वैसे यूजीसी की जो इसकी नींव रखी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उन्होंने तो 1953 में इन्होंने इसकी नींव रखी थी, लेकिन जो इसकी स्थापना मानी जाती है वह 1956 मानी जाती है। यूजीसी की स्थापना 1956 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति की अनुशंसा पर की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। ए प्रत्यागमन के रूप में, बी निवेश के रूप में, सी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, डी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। जो प्रश्न नंबर 26 का है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो विचार किया गया वह निवेश के रूप में किया गया विचार। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? ए बहु इंद्रिय उपागम, बी प्रणाली उपागम, सी कठोर शिल्प उपागम या डी मृदुशूल उपागम। तो जो शिक्षक सहायक सामग्री होती है यह किस पर आधारित है? तो ये है आपका बहु इंद्रिय उपागम ए, क्योंकि सामान्यतः शिक्षण सहायक सामग्री बहु इंद्रिय उपागम से संबंधित होती है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है, श्रव्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो ये बहु इंद्रिय उपागम के अंतर्गत आती है। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो ली थायर के अनुसार संप्रेषण के भागों को बांटा जा सकता है 4 भागों में, इनको हम बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई है। ठीक है 1973 में, बी 1986 में, सी 1990 में, डी 1991 में। देखो वैसे तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। इसकी वो हुई थी, स्थापना हुई थी, लेकिन जो यह बना था 1973 में बना था, लेकिन 95 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 95 इसमें तो है नहीं, तो 1973 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, बी प्रदर्शन, सी कहानी कथन या डी ह्यूरिस्टिक। तो इसमें कहानी कथन क्या है? एक विधि नहीं है। बाकी सब क्या है? शिक्षण की विधियां हैं। CAI निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो जो इसका आंसर है इसमें डी, इसमें सभी आएंगे। व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना, डी खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसमें सी वाला सही है, ये नहीं है शिक्षण कौशल। सत्ता की आलोचना करना क्या है? एक शिक्षण कौशल नहीं है।
मूल्यांकन के क्षेत्र हैं ए सीमित, बी असीमित, सी संकुचित, डी विस्तृत। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा अधिगम के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। क्योंकि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, बी शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, सी शिक्षक जन्मजात होते हैं, या डी ये सभी। तो इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक एक कला भी है, ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, लेकिन शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। यही इसमें सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ए वुड घोषणा पत्र द्वारा, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, डी शिक्षा आयोग द्वारा। जो प्रश्न नंबर 34 का है यह है माध्यमिक शिक्षा आयोगों के द्वारा बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। ए 1980 में, बी 1990 में, सी 2009 में, डी 2000 में। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 है, यह अप्रैल 1980 में शुरू की गई थी। ठीक है, अप्रैल 1980 में इसको शुरू किया गया था। और जो यह राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना है, वर्तमान में यह क्या किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, बालिका सुरक्षा एवं बचाव, बड़ों का सम्मान आदि के विषय में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर किशोर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के कार्यों का संचालन करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परिषद 1980। प्रश्न नंबर 36 है, रूसा का पूरा रूप क्या है? ए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, या डी राष्ट्रीय यूनाइटेड शिक्षा अभियान। तो रूसा का जो रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2013 में राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के वित्त पोषण करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था रूसा को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? ए परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, बी लेखा परीक्षण हेतु, सी मूल्य विकास, या डी शिक्षण की न्यूनापूर्ति। तो जो प्रश्न नंबर 37 का है यह है कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है वह मूल्य विकास करना, क्योंकि कंप्यूटर सब चीज़ कर सकता है, आंकड़ों की गणना कर सकता है, लेखा जोखा कर सकता है, लेकिन मूल्यों का विकास नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 38 है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ए 1964 में, बी 1962 में, सी 1950 में, डी 1955 में। तो जो इसका सही आंसर है वह ए 1964 में इसका गठन किया गया था। कोठारी आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में किया गया था, और जो इस आयोग का गठन स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर कर इसे नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था। और जो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 जून 1966 को, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने। अच्छा, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है?
तो यह सुझाव भी इन्होंने कोठारी आयोग ने ही दिया था, क्योंकि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था और साथ ही 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित करने, माध्यमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देने, बालकों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू तथा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने आदि सुझाव भी इन्होंने ही किसने दिए थे? कोठारी आयोग ने दिए थे। और जो 40वां प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि का, जो आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। ए शिक्षक छात्र अभिभावक, बी शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, सी शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम और डी शिक्षक और छात्र। तो जो शिक्षण के जो मुख्य घटक हैं वह है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, क्योंकि ये तीनों होने बहुत आवश्यक हैं। जब शिक्षक होंगे तभी छात्र होंगे और छात्र होंगे तो तभी पाठ्यक्रम होगा। मतलब शिक्षण के मुख्य घटक 3 माने गए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 40 प्रश्नों को हमने आज हल किया और प्रश्न नंबर 41 को हम आगे देखेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन जीके जीएस से संबंधित जो प्रश्न हैं, अगला भाग, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखना और निरंतर अपनी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करते रहना। धन्यवाद।